द पीपल्स पॉडकास्ट पाकिस्तान। इसमें हम मेटाफिजिक्स बाय एरिस्टोटल की लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें हम बुक 10 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट एपिसोड वी रिव्यूड बुक 7 8 एंड 9, और उसमें हमने डिस्कस किया था एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी, सब्सटेंस क्या होता है, उसकी एसेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और अब हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे in probably your last episode on the metaphysics. So Naman, do you want to add anything, या फिर should I continue on to the 10th book? Uttila, if you want, I can start, और I just want to confirm इस बुक 10 में जो पहले हमने कंटिन्यू मतलब कि यूनिटी के ऊपर से शुरू करना है ना. If we Yeah, are yeah, still discussing yeah, you can unity, start. unity, as you already discussed, is when you can say a substance is both in state of actuality and potentiality. इसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम ये दी थी कि इफ़ यू कंसीडर अ सीड, एक किसी भी बीज को आप कंसीडर करें, बीज जो है वो एक्चुअलिटी में एक बीज है, बट उसके अंदर पोटेंशियल है एक प्लांट बनने का. प्लांट के अंदर एक्चुअलिटी है कि वो उस वक्त प्लांट है, बट उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो ट्री बन सके. दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन टर्म्स ऑफ एरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स. इस चैप्टर नंबर 1 जो है बुक 10 का, इसमें एरिस्टोटल और ज़्यादा डीपर डाइव करेगा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी और इसकी सिग्निफिकेंस, इसको अंडरस्टैंड, इसके ऑपोजिट्स और इसकी डिफरेंट आप कह लो कि पेचीदगियों को डिस्कस करेगा. Aristotle begins with emphasizing how understand it is to you can say to understand the reality and how the substance can be divided. और उसके अलावा हम लोग किस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिटीज और कि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीगेट्स या फिर क्लस्टर्स में हम कैसे आप कह लो कि व्हाट इज़ यूनिटी एंड व्हाट इज़ प्लूरलिटी, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और हाउ ये एक दूसरे से डिफरेंट है. पहले वो बताता है कि हाउ वी शुड अप्रोच यूनिटी, और हाउ वी शुड अप्रोच यूनिटी टू ग्रैस्प द नेचर ऑफ यूनिटी. हमें किस अप्रोच करना चाहिए कि हम कैसे यूनिटी को अंडरस्टैंड कर सकें. सो ही टेल्स अस फोर प्राइमरी वेज. फोर प्राइमरी वेज में जो पहला वे है विच इज़ कॉन्टीन्यूटी. कॉन्टीन्यूटी जो है ये इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिटी जो कि विच होल्ड्स टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन स्पेस एंड टाइम. फॉर एग्जांपल कॉन्टीन्यूटी को आप इस तरह कह सकते हो जैसे कि सच एज अ वेडिंग सेरेमनी या फिर अ स्पोर्ट्स मैच, और क्योंकि जिसके अंदर एक डिस्टिंक्ट बिगिनिंग और डिस्टिंक्ट एंड है, और इसके अंदर बाकायदा यूनिटी डिफरेंट प्रोसेसेस की यूनिटी जो होती है वो आपको नज़र आती है थ्रू आउट दैट प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. सिमिलरली अ प्रोसेस लाइक ग्रोथ ऑफ अ प्लांट या फिर फ्लो ऑफ अ रिवर, ये भी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट या फिर कॉन्टिन्यूस चेंज को शो करता है. सो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट और चेंज मीन्स कॉन्टिन्यूटी. नेचुरल होल्स सेकंड टाइप है. सेकंड अप्रोच है नेचुरल होल्स. नेचुरल होल्स आप कह लो कि इस तरह की यूनिट्स या यूनिटी हैं जो जिनकी एक डेफिनेट फॉर्म होती है और डेफिनेट शेप होती है या फिर डेफिनेट सब्सटेंस होता है, और उनके अंदर डिफरेंट किस्म की आप कह लो कि डिफरेंट किस्म की कॉजेज, प्रोसेसेस और पार्ट्स, वो सब मिल के एक डेफिनेट फॉर्म बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ अस ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं जिनका डिफरेंट किस्म का फंक्शन है, जिनका डिस्टिंक्ट फंक्शन भी है, और फिर जब उनको हम मिलाएं तो इनका एक कलेक्टिवली भी एक फंक्शन है विच विच मेक्स अस अ नेचुरल होल. इसकी एग्जांपल एरिस्टोटल वही देता है. ही टेल्स कि ह्यूमन बींग्स किस तरह नेचुरल होल्स हैं. एनिमल्स और प्लांट्स इस सब जो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ हैं किस तरह के नेचुरल होल्स हैं, और इनके अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस तरह इनको यूनिफाई करते हैं और किस तरह इनको डिस्टिंग्विशेबल बनाते हैं इनकी सराउंडिंग से. थर्ड पे जो आता है वो कहते हैं, थर्ड जो अप्रोच है इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. आप जैसे कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में कह सकते हो, वही सेज के even inanimate objects they also can be considered unities and units. For example, a particular object may include such as you can say atoms of an element. Atoms जो है ये consider these are considered fundamental units of matter. अब ये जो atoms हैं ये different सारे atoms मिलके एक आप for example हर मैटर आप हर ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मैटर.
इस मैटर के अंदर डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ही सेज कि जो एलिमेंट एट अगर हम उनके अंदर जाए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें, एटम वुड बी द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, एटम विच इज इनडिविजिबल, या फिर आप कह लो कि जो फॉर द टाइम और विच वी कैन कंसीडर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ग्राम्स का यूनिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट ग्राम होता है। इसी तरह मैटर का जो यूनिट है इट वुड बी एटम्स। इसके अलावा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आप कह सकते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज चेयर, बुक विच हैव डिस्टिंक्ट फॉर्म, इनकी डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंपोजिशन भी और डिस्टिंक्ट इनकी आइडेंटिटी भी है। फोर्थ जो अप्रोच है इट इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर यूनिट्स ऑफ थॉट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ थॉट दैट सर्व अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जिस तरह के जैसे आई टोल्ड यू कि यूनिट्स फॉर एग्जांपल फॉर वेट के यूनिट्स ग्राम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली हम आप कह लो कि हमारी जो थॉट की जो यूनिट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारी थॉट्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रखते हुए डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को अपने एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आप अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आवर आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स सच एज 1 2 और 3। दिस कॉन्सेप्ट्स दिस की जो कॉन्सेप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किस तरह चीज़ों को यूनिट्स के अंदर गिनते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये बेसिक फॉर्म्स को कहते हैं, आप कह लो कि रिप्रेजेंट करती हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो अब ये कह लो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ये सारों अप्रोचेस जो है हमें एरिस्टोटल ने बताई हैं ऑफ यूनिटी। ये आप कह लो कि एरिस्टोटल में इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं ये एरिस्टोटल की खुद आप अपना परसेप्शन नहीं कह सकते, बल्कि ये आप कह लो कि जो डिफरेंट एडिटर्स और डिफरेंट आपके रिसर्चर्स ने ये 4 अप्रोचेस खुद निकाली हैं। इनमें से कुछ अप्रोचेस निकालनी है एरिस्टोटल के पिछले वर्क्स को पढ़ते हुए, और उनको जो पढ़ के उन्होंने निकाला कि हाउ एरिस्टोटल हैज़ अप्रोच्ड यूनिटी इन 4 डिफरेंट वेज। तो ज़रूरी नहीं कि जब आप बुक उठा के पढ़ें तो आपको ये चारों बुलेट पॉइंट्स में नज़र आए उसकी बुक के अंदर, नहीं। दिस इज़ मोर आप कह लो कि ऑफ अ रिसर्च करके जो डिफरेंट एडिटर्स ने निकाला है वो ये निकाला है कि हाउ ही हैज़ अप्रोच यूनिटी इन 4 डिफरेंट अप्रोचेस। चैप्टर 2 में एरिस्टोटल अगेंस्ट कम टू द नेचर ऑफ यूनिटी, और उसके अलावा इसमें वो डिस्कस करता है कि वेदर वी शुड कंसीडर यूनिटी अ सब्सटेंस और जस्ट अ एट्रीब्यूट ऑफ अ सब्सटेंस। एट्रीब्यूट ऑफ सब्सटेंस आप कह लो कि हमने लास्ट में जिस डिस्कवर किया था लास्ट टाइम एरिस्टोटल वाज टेलिंग अस कि things like shape, form, color are attributes of a substance. He's contemplating in this chapter कि whether unity is that kind of attribute or it is a substance in its entire domain. अब while प्लेटो और पाइथागोरियन जो हैं वो यूनिटी को सब्सटेंस रिगार्ड करते हैं, दे रिगार्ड यूनिटी एज अ सब्सटेंस। एरिस्टोटल आर्ग्यू करता है कि जो यूनिटी है ये एट्रीब्यूट नहीं है, इट्स एन एट्रीब्यूट बट इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी। एरिस्टोटल रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ यूनिटी एज अ सब्सटेंस बिकॉज यूनिटी जो है वो एक यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल्स कैन नॉट बी काउंटेड एज सब्जेक्ट्स। यूनिवर्सल्स आप कह लो कि यूनिवर्सल्स ऐसे ही एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस में कॉमन हो सकते हैं। अब यूँ तो नहीं है कि सिर्फ जो यूनिटी है वो एक चीज़ के साथ अटैच, एक चीज़ या एक सब्सटेंस के साथ एक सब्सटेंस में हमें यूनिटी मिले। फॉर एग्जांपल वी कैन ओनली ऑब्जर्व यूनिटी इन सेलेस्टियल बॉडीज़। वी कैन ओनली ऑब्जर्व कि जो स्टार्स हैं स्टार्स के अंदर हमें यूनिटी नज़र आ रही है, सेलेस्टियल बॉडीज़ में नज़र आ रही हैं, हमें डिफरेंट गैलेक्सीज में नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है, यूनिटी एक हर सब्जेक्ट में हर चीज़ में नज़र आ रही है। हमें यूनिटी अपनी अपनी बॉडी से लेकर एक सिंपल कप ऑफ ग्लास में भी नज़र आ रही है। हमें एक फॉर एग्जांपल हमें एक लैंडस्केप से लेकर एक छोटे से प्लांट में भी यूनिटी नज़र आ रही है। एक हमें पूरे छोटे से इकोसिस्टम से लेकर एक पूरे एटमॉस्फेयर में यूनिटी नज़र आ रही है। सो दिस मीन्स कि यूनिटी इज़ नॉट टाइड टू अ सब्सटेंस, बट यूनिटी जो है ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो यूनिटी उनके अंदर यूनिटी पाई जाती है। सो दिस मीन्स कि यूनिटी जो है उनका एट्रीब्यूट है, नॉट कि यूनिटी एक खुद सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कलर।
अब यूँ तो नहीं कि कलर सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ में कलर है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि कलर जो है सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ दुनिया में मेटालिक चीज़ों में कलर होता बाकी चीज़ों में कलर ना होता, बट दैट्स नॉट ट्रू। कलर इज विद एवरीथिंग, हर चीज़ का अपना एक कलर है। सो विच मीन्स कि जो कलर है इट्स एन एट्रीब्यूट। कलर इज नॉट टाइड टू अ सब्सटेंस, so color is not, you can say, one substance in its own. आगे जाके फर्दर मोर एरिस्टोटल आर्ग्यू करता है कि जो जॉनरा जो होते हैं या फिर जेनेरा विच आर टाइप ऑफ यूनिवर्सल्स, वो ये भी सब्सटेंसेस नहीं हो सकते, बिकॉज जो जीनस है फॉर एग्जांपल एनिमल इज एट्रीब्यूटेड विद वेरियस एंटिटीज। जैसे कि एनिमल के अंदर डिफरेंट एंटिटीज आ जाएंगी, जैसे कि हॉर्सेस, हॉर्सेस भी एनिमल्स हैं, गेटर्स भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स भी एनिमल्स हैं, डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स। सो जेनेरा जो है ये भी यूनिवर्सल्स हैं। सो देयरफॉर ये भी मतलब कि ये भी यूनिवर्सल्स हैं, सो देयरफॉर दे आर नॉट सब्सटेंसेस। सॉरी, माय माय हेडसेट टर्न ऑफ। ओके, so Aristotle also asserts कि unity जो है it's not a genus because it applies across different genera। आगे ताकि फिर वो यूनिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करता है। ही एक्सप्लेन्स कि जो यूनिटी जो है वो हर किस्म के यूनिटी डिफरेंशिएट करती है डिफरेंट जेनेरास के अंदर। फॉर एग्जांपल इन जीनस ऑफ कलर्स this particular type of unity, for example particular color like white would be considered a unity because ये white के अंदर सारे कलर्स होते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स यूनिटी का कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूनिटी कोई और चीज़ होगी। इन टर्म्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज यूनिटी विल बी, सो यूनिटी जो है इट इज़ डिफरेंट इन ईच जीनस। अब चैप्टर 3 में आके एरिस्टोटल एक्सप्लोर करता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी है इसको कौन सी चीज़ें मतलब कि आपको कौन सी चीज़ें इसको इसकी ऑपोजिट्स हैं, ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ें इसके कॉन्सेप्ट को आप कह लो कि अपोज करती हैं, ठीक है। हाउ दीज डिफरेंट थ्री डिफरेंट ही इज गोना गिव अस थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूनिटी को अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही फर्स्ट टेल्स अस अबाउट न्यूमेरिकल आइडेंटिटी। द फर्स्ट टाइप ऑफ ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ अपोजिशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमनेस। फॉर एग्जांपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि वीनस जो है, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट नेम्स दे देंगे इसका मतलब ये है कि इट डेमोन्स्ट्रेट न्यूमेरिकल आइडेंटिटी। और कि एक ही चीज़ के दो से या दो से ज़्यादा एक लैंग्वेज में नाम हो सकते हैं। ये मतलब ये नहीं कि वो उन तीनों चीज़ों का यूनिटी एक मतलब कि यूँ नहीं कि वो एक ही नाम जो है वो थ्री डिफरेंट चीज़ों का है, नहीं। तो जो तीन नाम हैं वो यूनिटी करके एक ही चीज़ का नाम है। सो it's different for the same. It can be said that different names for the same thing. Formal unity, आप ये कह लो formal unity is second type of opposition, which is based on likeness and similarity. For example, एक में आप कहता हूँ कि जो आग जो है, fire looks like fire, a color of fire is like that of gold because क्योंकि जब फायर का कलर भी येलो होता है गोल्ड का भी शाइनी येलो होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आ, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें सेम है। इट्स नॉट ट्रू। ये दोनों चीज़ें दीज टू थिंग्स आर वेरी डिस्टिंक्ट, मगर इनकी जो ये दीज टू थिंग्स ओनली शेयर वन सिमिलैरिटी बिकॉज दे हैव अ कॉमन रिजेम्बलेंस। वेयर ऐसे जो अनलाइकनेस होती है इट सिग्निफाइज लैक ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ और डिसिमिलैरिटीज। अब थर्ड he talks about qualitative identity. In the third type of opposition, it revolves around equality. For example, आप कह लो कि आपको अब्दुल्ला आपको कि माई लैपटॉप इज इक्वल्स टू दैट ऑफ नमाज लैपटॉप, ठीक है। इट डजेंट मीन कि अब्दुल्ला का जो लैपटॉप है वो एग्जैक्टली मेरे लैपटॉप जैसा है। नो, इट मीन्स कि अब्दुल्ला के लैपटॉप की जो इट कुड मीन कि मतलब कि लैपटॉप की जो कंप्यूटिंग पावर है या फिर जो हार्ड आप कह लो कि जो प्रोसेसर है या फिर जो ग्राफिक कार्ड है इट इज़ सिमिलर इन पावर टू दैट ऑफ माइन। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो इक्वलिटी आप ये कह लो कि
ये जो दोनों चीज़ें हैं, these two, if we are comparing two things in terms of their qualitative identities, it doesn't mean that कि वो दोनों चीज़ें सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इफ़ आई से कि मेरी एक दोस्त है, अब्दुल्ला की बहन जैसी दिखती है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों लड़कियां एक सेम ही लड़की हो गई, नो। इट मीन्स कि देयर मे बी देयर हाइट और मे बी देयर कॉम्प्लेक्शन और सम काइंड ऑफ थिंग्स आर सिमिलर। तो ही टेल्स अस अबाउट दीज थ्री ऑपोजिशंस, जो कि यूनिटी की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट या थोड़ा सा मुश्किल बना देती हैं टू अंडरस्टैंड। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर? अच्छा, you've so far discussed equality, right? एक equal वाला जो part है in differentiating between plurality and unity, अभी तक यहाँ तक ही है ना? नहीं, वो भी आना है। अच्छा, so if you want to continue you can, या फिर if you want me to finish the chapter for you I can. That's fine. I'll continue over here. No worries. So, in chapter 4, Aristotle discusses different concepts of differences and emphasizes कि जो difference है, it can exist in varying, in different या फिर different degrees में different differences exist कर सकते हैं between substances. He introduces the idea of contrary, जो कि एक specific type का difference है, uh, which जो जिसमें आप कह लो कि जिसमें दो चीज़ों में डिफरेंस होता है, बिकॉज उन चीज़ों में क्लियरली एक्सट्रीम, आप कह लो कि एक्सट्रीम, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे की एक्सट्रीम होती हैं। इफ़ टू थिंग्स एक्सट्रीम इन देमसेल्व्स, आप कह लो कि दे वुड बी कॉन्ट्रेरी in those stuff because they are contrary to each other. For example, hot and cold are contraries because they represent extreme opposite degrees of temperature। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो इसमें असर्ट करता है कि there cannot be multiple type of contraries for one substance। अब यूँ नहीं कि हॉट के लिए एक कोल्ड भी है कॉन्ट्रेरी और कोल्ड के अलावा एक और डिग्री भी है जो कि उसकी कॉन्ट्रेरी है। दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज समथिंग कैन नॉट बी एक्सट्रीम देन इटसेल्फ बेसिकली। तो एक चीज़ की मोर देन वन कॉन्ट्रेरी फॉर्म्स नहीं हो सकती। ठीक है, इसी के बाद जाके चैप्टर 5 में इसी चीज़ को एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। एरिस्टोटल का अपना डिस्कस करने का मेथड किस तरह का है, वो 3-4 पेजेस इसी के ऊपर डिस्कस कर देता है। फॉर एग्जांपल कि ही देन जंप्स इनटू द कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप ऑफ यूनिटी एंड प्लूरैलिटी, जिसको मैं जाके अभी यहाँ डिस्कस करता हूँ। एरिस्टोटल एड्रेसेस के वेदर यूनिटी एंड प्लूरैलिटी, ये दोनों कैन बी कंसिडर्ड ईच अदर्स ऑपोजिट और नो। तो इसमें एरिस्टोटल टू इंटरप्रिटेशंस जो हैं यूनिटी और प्लूरैलिटी की, उनको डिस्कस करता है। पहली तो इंटरप्रिटेशन ये है कि यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज इंडिविजिबल एंड प्लूरैलिटी कैन बी डिफाइंड एज डिविजिबल। एंड आप कह लो कि ये he says कि this kind of interpretation is much more understandable। second kind of interpretation है, उसका मतलब क्या था कि uh, ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है यूनिटी और प्लूरैलिटी की, वो ये है कि दे कैन बी रिगार्डेड, जैसे कि यूनिटी जो है इट कैन बी रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ मेजर, जबकि जो प्लूरैलिटी है, प्लूरैलिटी कैन बी रिगार्डेड एज नंबर्स। ठीक है, यूनिट्स में जैसे कि आप कह लो किलोग्राम, किलोग्राम हो गया, ग्राम्स हो गए, इसी तरह क्या है कि यूनिट्स, जो प्लूरैलिटी इज जस्ट सिंपली लाइक 1 2 3 और सिमिलर लाइक दैट। एरिस्टोटल कहता है कि जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है इट डजंट मेक एनी सेंस, तो इसमें जेन्युइन ऑपोजिट्स हमें नज़र नहीं आते। जबकि जो फर्स्ट मीनिंग जो है यूनिटी का एंड प्लूरैलिटी का, एज डिविजिबल एंड इंडिविजिबल, इन दो इस फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा एक जेन्युइन अपोजिशन हमें नज़र आती है। बिकॉज एक जो है, बिकॉज दीज टू आर एक्सट्रीम एब्सोल्यूट्स। जैसे कि मैं पहले बताया था उसने कि यूनिट मतलब कि कॉन्ट्रेरी, एक चीज़ का एक कॉन्ट्रेरी हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉन्ट्रेरी नहीं हो सकता। उसने कहा इसी तरह यूनिटी का जो कॉन्ट्रेरी है, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, इट वुड बी प्लूरैलिटी। ठीक है,
In the rest of remainder of book 10, he dwells into more specifics how concerning like different kinds of opposites और इसको डिस्टिंग्विश करता है, फिर इसके अलावा वो ज़्यादा एक्सप्लोर करता है the nature of plurality and unity. But in short, जो है unity and plurality are extremes of each other. If unity means indivisible, plurality means divisible. And if you want, you can add something over here. If you want, you can go towards book 11. या बेसिकली इस चैप्टर में लाइक यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, एरिस्टोटल यहाँ पे बात करता है यूनिटी और प्लूरैलिटी की, और एट लेंथ जाके प्लूरैलिटी और यूनिटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए चार वेज लाता है, 3-4 वेज लाता है टू एनालाइज बोथ ऑफ देम सेपरेटली. और अभी वीव एक्सक्लूडेड अ बिट जिसमें वो कॉन्ट्ररीज के और कंडीशंस लेके आता है जो बुक के अंदर, एंड इट्स एज इफ के यूनिटी के जो कॉन्सेप्ट उसने पेश किए ना विथ 4 काइंड्स ऑफ यूनिटी, कि उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट का एक आइडिया है और डिफरेंट 3 और चीज़ों का आइडिया है इन अ यूनिटी, दैट इज आप कह दैट कंट्रीब्यूट समथिंग टू द इंटायर नैरेटिव. लेकिन प्लूरैलिटी का जहाँ तक चक्कर है वो उसने इतनी लंबी उस डिटेल में चला गया, एंड बाकी जो किताब में वी थॉट थिंग्स वुडंट बी कंड्यूसिव टू द इंटायर होल, वी एक्सक्लूडेड दोस थिंग्स. लेकिन यू समराइज्ड वेरी वेल. एंड या बुक 11 की जहाँ तक बात करें, बुक 11 बेसिकली एक रीआइटरेटिव चैप्टर है कि उसमें जो हमने पजल्स वाला चैप्टर किया था ना इस किताब में से, आई थिंक सो बुक 3 में हमने पजल्स रिव्यू किए थे. आई थिंक सो 15 पजल्स थे जो बुक 3 में क्वेश्चंस वो पेश करता है विच मेटाफिजिक्स एज अ साइंस सेट्स आउट टू फाइंड द आंसर्स टू. तो वो बुक 11 जो है आफ्टर बुक 10, इट रीआइटरेट्स मैनी ऑफ दोज पजल्स. और बुक अल्फा द लेसर जो पिछली किताब है मेटाफिजिक्स की, उनकी ही बातों को बुक 11 दोहराती है. तो आई डोंट थिंक सो कि एज अ सेपरेट टॉपिक और एज अ सेपरेट यू नो एंटिटी हमें उसको डिस्कस करना चाहिए. ऑल ऑफ दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बिफोर. तो बुक 12 पे अभी हम जंप इन करेंगे. एंड बुक 12 में भी एरिस्टोटल यही काम कर रहा है कि वो सब्सटेंस को एक्सप्लोर करना चाह रहा है. वही उसने सब्सटेंस के बारे में पिछले चैप्टर्स में बात की थी पिछली बुक्स में, कि सब्सटेंस के लिए फंडामेंटल क्या होता है. आपकी जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं यानी फायर अर्थ वाटर एयर, या फिर उसकी एसेंस फंडामेंटल होती है, या फिर उसकी फॉर्म या मैटर उसका फंडामेंटल होता है. ये सारे क्वेश्चंस वो भी डिस्कस कर चुका हुआ है. लेकिन यहाँ पे वो प्रिंसिपल्स और कॉजेस की बात करेगा एज रिगार्ड्स सब्सटेंसेस. वो कहता है कि सब्सटेंस जो है ना, अगर आप ऑब्जेक्टिव मटेरियल रियलिटी की बात करो, इट इज़ मोर फंडामेंटल देन क्वालिटी या फिर क्वांटिटी. यहाँ पे दिस स्टेटमेंट बेसिकली मीन्स कि सब्सटेंस जो है वो एक क्वालिटी नहीं हो सकती, जैसे एक कलर है या फिर फीलिंग है. जिस तरह अभी अभी पिछले सेक्शन में नुमान जस्ट सेड कि जो यूनिटी है ना, इट कैन नॉट बी अ सब्सटेंस. जिस तरह यूनिटी यूनिवर्सल्स होते हैं, जिस तरह कलर ग्रीन आप एट्रीब्यूट कर सकते हो टू अ फ्रॉग, टू प्लांट्स, टू एप्पल्स, और वो एक क्वालिटी है, वो एक यूनिवर्सल है. इट इज़ नॉट अ सब्सटेंस इटसेल्फ. यूनिटी इज़ नॉट सब्सटेंस इटसेल्फ. तो यहाँ पे सब्सटेंस की वो बात कर रहा है कि सब्सटेंस इटसेल्फ आल्सो कैन नॉट बी अ क्वालिटी. इट कैन नॉट बी अ कलर, इट कैन नॉट बी अ फीलिंग, neither can it be a quantity such as a number or something like that. तो एरिस्टोटल कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं. एक है सेंसिबल इटर्नल, एक है सेंसिबल डिस्ट्रक्टिबल, और तीसरी टाइप ऑफ सब्सटेंस है द अनमूव्ड सब्सटेंस. अब ये टर्म्स को समझने के लिए आप आई थिंक द टर्म्स और उनके जो नेम्स हैं वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इन द सेंस कि सेंसिबल इटर्नल का मतलब है वो हेवनली बॉडीज, वो सितारे, वो प्लैनेट्स वगैरह जो आप सेंस कर सकते हो, यानी आप नज़र से देख सकते हो अपने, लेकिन वो कभी जनरेट नहीं किए गए, यानी कभी बनाए नहीं गए और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि एरिस्टोटल का जो नैरेटिव है, जो प्रूफ पेश करना है ऑफ गॉड, या फिर इस किताब में मेटाफिजिक्स पेश कर रहा है, तो बस में वो फ्लॉ है. बाकी वो फ्लॉ नहीं हुआ क्योंकि उसके आइडिया नहीं था कि जो सितारे वगैरह वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं. हमें तो आज पता है कि प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर नॉट इटर्नल. एरिस्टोटल ने यहाँ पे सेंसिबल इटर्नल की जो न्यू कैटेगरी बनाई है वो सिर्फ सितारों वगैरह के लिए बनाई है, कि जो हम हेवनली प्लैनेट्स देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, ऑल ऑफ दीज एंटिटीज है, ये किसी ने बनाई नहीं थी, ये
हमेशा से हैं और ये हमेशा एरिस्टोटल का कंसेप्शन है। ये हो गया सेंसिबल इटर्नल सब्सटेंसेस। दूसरा आता है सेंसिबल डिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंसेस। वो उनमें शुमार है वो लाइफ फॉर्म्स, वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो हम सेंस भी कर सकते हैं और लेकिन वो इटर्नल नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं क्योंकि वो मैटर से बनी है और मैटर क्योंकि एवरलास्टिंग नहीं होता और मैटर देने वाला भी कोई चाहिए होता है, इसलिए एक चेन चलेगी पीछे तक जहाँ पे जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये जो वो वाला नैरेटिव वो जो पूरा हमने फोर काइंड्स ऑफ कॉजेशन में मटेरियल कॉज में डिस्कस किया था, ये हो गई बात सेंसिबल डिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंसेस की। अब एरिस्टोटल ये कहता है कि सेंसिबल सब्सटेंस जो है दे आर ससेप्टेबल टू चेंज, सो देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग थिंग चेंजिंग। एक ऐसी चीज होनी चाहिए इन चीजों के अंदर जो चेंज हो रही है, बिकॉज एज अ यूनिटी दे माइट नॉट ऑलवेज अपेयर टू चेंज, there must be something in them that changes, so it is not change that is substance but that which undergoes change. अब एक यूनिटी अगर आप लेते हो, एक यूनिटी for example, a dumb example perhaps, लेकिन a plant, you see a plant, you see that plant go grow, और आप देखते हो अच्छा it as a whole is growing, it is changing, लेकिन उसके अंदर जो यूनिटी है वो चेंज नहीं है, उसके अंदर जो फंडामेंटल चीज़ है सब्सटेंस वो चेंज अंडरगो कर रही है। तो इट इज़ दैट विच एरिस्टोटल इज सीकिंग हियर। एरिस्टोटल फिर पूछता है कि कौन से चार काइंड्स ऑफ चेंज हैं which correspond to the four kinds of a question: what is x, what is x like, how great is x, and where is x at। इसमें वो लोकेशन की बात करती, मेजरमेंट की बात, उसकी क्विरिटी की बात करता है। क्विरिटी जैसे व्हाट इज दिस थिंग, मतलब यानी लास्ट पकड़ा हुआ है तो इसकी फॉर्म इसकी वगैरह इसकी यूनिटी में कंप्राइज होगी, और ये सारे सवाल के जवाब मिलने चाहिए इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड इस चीज़ की आइडेंटिटी क्या है। जैसे इफ आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज एक्स लाइक, हाउ ग्रेट इज एक्स, एंड वेयर इज एक्स एट। तो ये जो चार काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये जनरेशन, डिस्ट्रक्शन, क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज और लोकेशन चेंज को आप कह सकते हो सिग्निफाई कर रहा है, और ये आपको एक किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में समझने के लिए आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अब एरिस्टोटल कहता है कि एवरीथिंग दैट चेंजेस हैज मैटर, और ये जो सेंसिबल इटर्नल थिंग्स है ना, इनके पास भी एक काइंड ऑफ मैटर है जो फोर्थ काइंड ऑफ चेंज से रिलेटेड है, यानी लोकेशन चेंज या लोकोमोशन। यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कोई भी चीज़ अगर चेंज अंडरगो, एक चेंजर, सॉरी उसकी ज़ात से बाहर एक चेंजर होना चाहिए जो वो चेंज पैदा कर रहा है। अब मैं आप मिसाल ले सकते हो कि एक ब्रॉन्ज की प्लेट है, बेसिकली ब्रॉन्ज की प्लेट है जिसको मोल्ड करके जो लोहार है फॉर एग्जांपल वो एक कॉइन बना रहा है। अब उस ब्रॉन्ज की प्लेट का जो जो फॉर्म थी, इट माइट हैव बीन रेक्टेंगुलर और समथिंग, लेकिन उसके अंदर जब चेंज आया और उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आया, उसकी लोकेशन चेंज भी आ सकता है, एंड ऑल ऑफ दोस चेंजेस, तो वो चेंज लाने वाला था वो लोहार था जो उसको शेप उसकी तब्दील करके उसको न्यू एंटिटी, न्यू ऑब्जेक्ट में बना रहा है। तो माय पॉइंट इज हियर, एरिस्टोटल्स पॉइंट हियर इज टू इलस्ट्रेट हाउ whenever there is a change there has to be a changer who brings about that change, or whenever there is motion there has to be someone who undergoes that motion or brings that particular thing or object to come into motion। तो एरिस्टोटल यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप चेंज की सीरीज देख रहे हो ना, तो वो चेंज की सीरीज अगर आप इन्फिनिटी तक जाते रहो पीछे, फॉर एग्जांपल आप एक ये ग्लास को कंसिडर कर लो, ठीक है, इसमें कॉफ़ी है और कॉफ़ी अभी ठंडी है। कॉफ़ी गर्म हो जाएगी कुछ देर के बाद। कॉफ़ी गर्म क्यों होएगी? गर्म इसलिए होगी क्योंकि वो वापस रूम टेम्परेचर पे जा रही है। अब आप ये पूछोगे रूम टेम्परेचर पे क्यों है, तो यू आंसर दैट थिंग एंड यू गो वन वन स्टेप बैक, फिर आप उसको आंसर करोगे, गो वन स्टेप बैक। यानी एरिस्टोटल कह रहा है कि ये चेंज जो है, ये चेन कहीं पे जाके स्टॉप होनी चाहिए। इट कैन नॉट गो ऑल द वे बैक इनटू इंफिनिटी, देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ ऑल दीज चेंज वाले इवेंट्स। अब यहाँ पे एक इन्फिनिट रिग्रेस वाला प्रॉब्लम भी है, क्योंकि लाइक आई सेड व्हेन यूर एक्सप्लेनिंग चेंज देयर कैन बी एन इन्फिनिट रिग्रेस प्रॉब्लम अनलेस ये जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है इट एवेंचुअली कम्स टू अ स्टॉप। एरिस्टोटल, लाइक आई सेड इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेटाफिजिक्स, हमारी जो ये सीरीज है,
आई सेड कि एरिस्टोटल का कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो अज्यूम नहीं कर रहा अपने प्रेमिसेस के अंदर कि यूनिवर्स टेम्परल है, यानी यूनिवर्स एटर्नल नहीं है। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है गजाली का, उसमें गजाली एक लंबी डिबेट में पड़ जाता है, और विलियम लेन क्रेग ने जब उसकी किताब लिखी द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, वो इसी चीज़ पे प्रेडिकेटेड है कि यूनिवर्स वॉज नॉट इटर्नल, यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड एंड इट इज़ डिस्ट्रक्टिबल बेसिकली। तो एरिस्टोटल इस डिबेट से दूर रहा इवन 2000 साल पहले। आई थिंक सो दैट माइट हैव बीन इवन अ ग्रेटर इंट्रीगिंग टॉपिक देन चेंज वाले जो इंटायर डिबेट वो पेश कर रहा है। लेकिन खैर इसमें वो इन्फिनिट रिग्रेस वाले चक्कर में पड़ेगा नहीं, वो पूछेगा नहीं यूनिवर्स कहाँ से आई, कब से बनी, और वो जो है इटर्नल है या नहीं है। ही इज गोइंग टू अवॉइड दैट राउट, और वो सिंपल करके अपना कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट चेंज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे इन्फिनिट रिग्रेस वाला जो रिबटल है वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि 3 काइंड्स ऑफ सब्सटेंस हैं बेसिकली। एक है मैटर, एक है एक चीज़ की नेचर यानी उसकी फॉर्म, तीसरी है द कॉम्पोजिट पर्टिकुलर यानी मैटर और फॉर्म का कॉम्पोजिट। टू रिआइटरेट 3 काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस है, मैटर, फॉर्म और कॉम्पोजिट पर्टिकुलर, जो कि मैटर और फॉर्म का कॉम्पोजिट है। एरिस्टोटल अब बात करता है कि अपने चैप्टर 6 के अंदर वो अपना एक कंप्लीट रिव्यू देता है अपने मेटाफिजिकल व्यूज़ का, यानी इस किताब की मिनी समरी आप कह सकते हो, बुक 12 की चैप्टर 6 है। वो यहाँ पे 3 चीफ सब्सटेंसेस को रिहाइड्रेट करता है। 2 उनमें सेंसिबल हैं, एक है इटर्नल अनमूव्ड सब्सटेंस, जिसकी अभी तक उसने बात नहीं की है। ओनली टॉक्ड अबाउट इटर्नल सेंसिबल एंड इटर्नल डिस्ट्रक्टिबल। अभी जो अनमूव्ड सब्सटेंस है, थर्ड काइंड ऑफ सब्सटेंस, उसकी अभी उसने बात नहीं की, ही कम टू इट लेटर। वो कह रहा है कि अगर तो सारे सब्सटेंसेस डिस्ट्रक्टिबल हैं, सारे सब्सटेंसेस डिस्ट्रक्टिबल हैं, इसका मतलब है कि वो सब बनाए गए थे, दे कैन नॉट बी इटर्नल। वो उनका कोई एक ऐसा पॉइंट इन टाइम था इन द पास्ट कि वो सब्सटेंसेस तब बने थे। तो अगर तो इफ ऑल सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रक्टिबल देन एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टिबल इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड टाइम इटसेल्फ। एरिस्टोटल फिर कहता है इन लफ्जों में टाइम इज आइदर आइडेंटिकल टू द सेम एज मूवमेंट और इज सम एट्रीब्यूट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि टाइम और मूवमेंट को आप डिस्ट्रॉय करो। तो ये आइडिया उसके लिए बड़ा एब्सर्ड है। मूवमेंट और टाइम इनफिनिट है इन बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। मूवमेंट से मुराद मोशन, मोशन एज इन चेंज ऑफ any substance, change as in there is change ongoing even in space at all times। तो motion यानी movement and time उसके लिए infinite है in both past and future के, वो हमेशा से होते आ रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। movement and time की बात कर रहा हूँ। तो there needs to be an ultimate cause या फिर टेलोस या फिर गोल या रीजन के मूवमेंट और टाइम इनफिनिट हो। एक ग्रेटर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि अगर तो सब सब्सटेंसेस डिस्ट्रक्टिबल है तो मूवमेंट और टाइम भी क्यों डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो इन्फिनिट क्यों है। अब ये जो कॉज नॉट इट सेल्फ बी कॉज्ड बाय समथिंग एल्स, अगर तो ये जो अल्टीमेट कॉज है ये इसके लिए इसके पीछे कोई और एक्सप्लेनेशन होगी, तो इट इज़ नॉट द अल्टीमेट कॉज, इट इज़ जस्ट अनदर कॉज इन अ सीरीज ऑफ कॉजेज। तो जो अल्टीमेट कॉज है एरिस्टोटल कह रहा है विच विल आइडेंटिफाई विद द थर्ड काइंड ऑफ सब्सटेंस अनमूव्ड सब्सटेंस, तो ये इस इट इज़ एन अनकॉज्ड सब्सटेंस, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग इट इज़ एन अनमूव्ड सब्सटेंस, थर्ड कैटेगरी उसकी सब्सटेंसेस की। तो ये जो अनकॉज्ड कॉज है ऑफ इन्फिनिट मूवमेंट इन टाइम, ये पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर तो ये पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करता होता है तो इट मे नॉट एक्चुअलाइज इटसेल्फ। अब एक्चुअलाइज इटसेल्फ का वर्ड वो क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि वीव जस्ट गॉन थ्रू द स्टेटमेंट कि ये जो अनमूव्ड अनकॉज सब्सटेंस है जिसने मूवमेंट ऑफ टाइम को इन्फिनिट बनाया, यानी देयर वाज it made them eternal, it made movement and time eternal and it itself was uncaused, यानी इसका अपना प्रायर कॉज कोई नहीं था। मतलब इस चीज से, इस अल्टीमेट कॉज से पहले कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर इससे पहले कोई चीज एग्जिस्ट करती होती तो इसकी अपनी एग्जिस्टेंस उस चीज के ऊपर डिपेंड करती होती जो इससे पहले एग्जिस्ट कर रही थी। तो इट वॉज द फर्स्ट इन टाइम, यानी या तो इसकी क्रिएशन के साथ टाइम बना, मूवमेंट बनी, या फिर इट इट सेल्फ मेड मूवमेंट एंड टाइम। तो ये जो अनकॉज्ड कॉज है, इट मस्ट बी द कॉज ऑफ मूवमेंट एंड इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज। इसने अपने आप को एक्चुअलाइज किया क्योंकि इसको किसी और ने एक्चुअलाइज नहीं किया। लाइक वी जस्ट सेड
ये अनकॉज्ड सब्सटेंस जो है, इट डिड नॉट इट सेल्फ हैव अ कॉज, क्योंकि ये अल्टीमेट कॉज है, तो इसने अपने आप को एक्चुअलाइज किया. एंड इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंटिन्यूस इन्फिनिट मूवमेंट. दैट मीन्स कि जो अनकॉज्ड कॉज है, इट मस्ट बी एक्चुअल, इट मस्ट नॉट बी पोटेंशियल. तो हम this point onward, Aristotle says कि हम इसको this ultimate cause को as a given and as an actual entity लेंगे, क्योंकि this thing actualized itself, the ultimate cause actualized itself. It did not itself have another cause prior to its own existence. अब ये जो uncaused cause है, it must be the cause of movement and it cannot itself be subject to movement and change. क्योंकि अगर तो इट वाज सब्सटेंस, क्या कह रहा हूँ मैं, इट वाज सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज, इसका मतलब है इसकी ज़ात से बाहर कोई और चीज़ होती जो इसको मूव करती या इसको चेंज करती. लेकिन लाइक वी सेड, इट इज़ द अनकॉज्ड कॉज, इट इज़ द अल्टीमेट कॉज, सो इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज एंड सो ऑन इन्फिनिटली. तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो अनकॉज्ड कॉज है, इट कैन नॉट बी मैटर, क्योंकि मैटर इज सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज. ये अल्टीमेट कॉज खाली मैटर नहीं हो सकता. सो ये, और ये मैटर हो ही नहीं सकता. तो ये अनकॉज सब्सटेंस जो है, इट मस्ट बी एन इमटेरियल सब्सटेंस. एरिस्टोटल अब यहाँ पे कहता है कि अगर तो हम आई जस्ट लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, आई रिटर्न बैक टू थिंग आई जस्ट सेड. हम मैं एरिस्टोटल कह रहा था कि ये जो अनकॉज सब्सटेंस है ना, ये एक एक्चुअल इमटेरियल और अनचेंजिंग अनमूविंग प्राइम कॉज है हर मूवमेंट का और टाइम का भी ऑफ द यूनिवर्स. और ये यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं कह रहा, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर कि इट इज नॉट अ कॉज, दिस अनमूव्ड कॉज इज नॉट द कॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि एरिस्टोटल के लिए देयर वाज नो बिगिनिंग फॉर द यूनिवर्स. एरिस्टोटल ने अपनी मेटाफिजिकल व्यूज में ये बात बड़ी इम्प्लिसिटली कह चुका है कि द यूनिवर्स इज इटर्नल. तो उसके लिए यूनिवर्स का बिगिनिंग है ही नहीं. वो सिर्फ एक कॉज की बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ, आप क्या कह सकते हो, अ थर्ड पर्सन व्यू से एक कॉज को देख रहा है कि एक कॉज जो है, इसने हर चीज को बनाया, यूनिवर्स इसकी पहुंच से बाहर थी. और एक खुदाया, ये जो अनमूव्ड कॉज है, इसने हर चीज को बनाया, लेकिन यूनिवर्स इटर्नल थी. अ वेरी स्टूपिड आइडिया फॉर अ फिलोसोफर, लेकिन आप इसको चलो मान लो कि एरिस्टोटल ने ये बात रखी थी. अब इसको ये चैप्टर 7 में कैरेक्टराइज करता है कि ये जो अनकॉज्ड कॉज है, इट इज गॉड. ये जो कॉज है ना इसके मूवमेंट का, इट इज द मूवर ऑफ मूवमेंट इटसेल्फ. क्योंकि हर चीज जो भी कॉज, सॉरी, चेंज या फिर मूवमेंट या मोशन अंडरगो करती है, वो अपनी पावर बोरो कर रही है फ्रॉम द पावर ऑफ दिस अनकॉज्ड कॉज. इस प्राइम मूवर की 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 मूवमेंट जो वो दे रहे हैं इन सब्सटेंसेस को, वो अगर नहीं देगा तो दीज थिंग्स विल नेवर बी एबल टू मूव और बी सब्जेक्ट टू मूवमेंट इन टाइम. तो दिस अनमूव्ड सब्सटेंस, इट मूव्स विदाउट बीइंग मूव्ड, ही सेज. और वह कहता है इट मस्ट आल्सो बी इटर्नल, इट मस्ट बी देयर मस्ट बी एन एक्टिवेशन जो ये करता है बाकी सब सब्सटेंसेस के लिए. अब एरिस्टोटल कहता है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है ना, और ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट है, ये दो चीजें मूवमेंट पेश करती हैं बाय मूविंग विदाउट बीइंग मूव्ड. और ये जो अनकॉज्ड कॉज है, यानी जो प्राइम मूवर है, इट मूव्स थिंग्स बाय बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर एंड थॉट. अब आप ये सोच रहे हो कि कैसे होता है. अब देखो, अगर आप, जो एक आइस कोल्ड बेवरेज है ना, जो कुछ भी अगर आपके रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, इट डज नॉट मूव इट सेल्फ, इट डज नॉट हैव द पावर टू मूव इट सेल्फ, लेकिन इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ इट्स ऑफ अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक पड़ी है आपके फ्रिज में, वो खुद तो नहीं उठ सकती, वो खुद हिल नहीं सकती, मूव चेंज नहीं कर सकती इन स्पेस एंड टाइम, बट इट कैन क्रिएट अ डिजायर इन योर हेड कि आप उसको जाके पकड़ो, फ्रिज से निकालो और पी लो, राइट. तो इट मूव्स इट सेल्फ इनडायरेक्टली बाय बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर एंड थॉट. तो उसी तरह एरिस्टोटल यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स डिजायर थिंग्स आर गुड रादर देन थिंकिंग समथिंग इज गुड बिकॉज दे डिजायर इट. इट इज द थॉट दैट स्टार्ट्स थिंग्स ऑफ. वो बयान करना चाह रहे हैं कि जो अल्टीमेट कॉज है, उसने चीज़ों को क्यों बनाया बेसिकली. तो बाय बीइंग द अल्टीमेट गुड, ये जो प्राइम मूवर है, जो अनकॉज्ड कॉज है, इस प्राइम मूवर ने एक्ट किया एज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट एंड डिजायर, बिकॉज थिंग्स ऑलवेज अल्टीमेटली डिजायर व्हाट इज गुड, ही सेज. और ये जो प्राइम मूवर है, इट एक्टेड एज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर प्राइमरीली इन द हेवंस एंड थ्रू देम इन एवरीथिंग एल्स.
इन अदर वर्ड्स ये जो इटर्नल प्राइम मूवर है, इट इज डायरेक्टली द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर फॉर द हेवनली बॉडीज. जिस तरह उसने कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल दी, बल्कि आई डोंट, ऑब्वियसली देयर वर नॉट रेफ्रिजरेटर्स 2000 years ago, तो दे इट माइट बी एन एडिशन बाय द एडिटर. तो वो जो बेवरेज वाली मिसाल थी कि द बेवरेज कैन नॉट मूव इट सेल्फ, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ऑफ अनदर सब्सटेंस और एंटिटी जैसे ह्यूमन बींग्स. और उस ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर और थॉट की होने की वजह से इट इंडायरेक्टली क्रिएट्स मूवमेंट. तो उसी तरह दिस प्राइम मूवर creates movement and change in space and time because it is the object of desire and thought for other entities. यहाँ पे एरिक कहता है कि वही वाली बात रीइटरेट हो रही है कि इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये जो प्राइम मूवर है ये फाइनल कॉज ऑफ मूवमेंट है, वेयर एज द हेवंस आर द फर्स्ट एफिशिएंट कॉज ऑफ मूवमेंट. इन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है विच इज द प्राइम मूवर. अभी जो प्राइम मूवर है, इट मस्ट बी द अल्टीमेट गुड इन ऑर्डर टू बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट एंड डिजायर. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि what such a good thing is. The ultimate good is the excellence of contemplation, he says, या फिर supreme thinking. नहीं, तो supreme thinking है, it is accompanied by supreme pleasure, आप कह सकते हो, supreme pleasure which you derive through such supreme contemplation. तो जो prime mover है as the ultimate object of desire is supreme thinking itself. The prime mover is thinking. अब क्वेश्चन जो रिमेन हो रहा है वो ये है, इफ द प्राइम मूवर इज सुप्रीम थिंकिंग देन व्हाट इज द प्राइम मूवर थिंकिंग अबाउट. अब बिकॉज सुप्रीम थॉट गिव्स ऑफ सुप्रीम प्लेजर, तो इट कैन ओनली थिंक अबाउट समथिंग सुप्रीम. इट कैन ओनली हैव एज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. देयरफॉर जो प्राइम मूवर है, इट इज थॉट थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ. ये आप अभी I'll just give my own remarks about this at the end of this, but just stick with me for a moment. बड़ी stupid बात लग रही है कि जो प्राइम मूवर था वो थॉट थी, राइट? लेकिन दुला भी आवाज कट रही है. हमारी जो हर चीज की कैन यू हियर मी नाउ, नुमान? दुला योर वीडियो स्टटरिंग, वीडियो स्टटर कर रही है. या कैन यू हियर मी नाउ? Yes, I can hear you. अब बेहतर है? आई थिंक सो, मेरे नेट में इशू है थोड़ा. नुमान बेहतर हुआ थोड़ा? Yes, much better. अच्छा, तो yeah, like I was saying, he said कि since God thinks God is alive, because the activation of thought is alive and he is that activation. In summary, the cause of all movement and time is God, जो एक actual eternal unmoving living immaterial indivisible substance है, finding supreme pleasure in thinking about itself. चैप्टर 8 में एरिस्टोटल पूछता, यहाँ पर एरिस्टोटल, नुमान कैन यू हियर मी? Abdullah, your internet is dropping. या नुमान, मेरी स्टक तो नहीं हो रही वीडियो? Stuck हो रही है, आवाज भी stuck हो रही है काफी. अच्छा, should I rejoin then? Yeah, yes, sure, no worries. Yes, coming to this chapter 9, God's thought must have some content. एरिस्टोटल आर्ग्यू करता है कि अगर गॉड की जो थॉट्स हैं वो थॉट्स एम्प्टी हैं या फिर वो थॉट्स वाइड हैं, इट मीन्स कि इट वुड बी इक्वलेंट कि गॉड सो रहा है. अगर गॉड सो रहा है, यस, नुमान, can you hear me now? यस, आई कैन हियर यू नाउ. अच्छा, मच तो बेटर. बेसिकली एरिस्टोटल यहाँ पे he identified the prime mover with God, और उसने ये कहा कि जो प्राइम मूवर है ये इसकी एक्टिविटीज की सोल एक्टिविटी, व्हाट इज द प्राइम मूवर डूइंग आफ्टर इट क्रिएटेड एवरीथिंग.
तो वो कहता है कि इस प्राइम मूवर, इस ये जो खुदा उसने अपना एक कॉन्जर आउट ऑफ हिज थिंकिंग किया है, तो ही सेइंग कि इट इज़ एक सुप्रीम कॉन्टम्पलेशन की एक्टिविटी में ये मुब्तला है। और ये सोच किस चीज़ के बारे में रहा है, इसकी जो कॉन्टम्पलेशन का ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, वो कहता है कि क्योंकि ये कॉन्टम्पलेशन सुप्रीम कॉन्टम्पलेशन है और इससे सुप्रीम प्लेजर उसको मिल रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी इस कॉन्टम्पलेशन का एक सुप्रीम एंटिटी होनी चाहिए जो कि खुद है। इट इज़ द मोस्ट सुप्रीम एंटिटी, सो इट इज़ in an activity of thinking about itself, it is thinking about itself infinitely। ये एरिस्टोटल पेश कर रहा है अपना आइडिया। एंड पे वो पूछता है सवाल इस बुक के, वो ये पूछता है कि कितने खुदा होंगे बेसिकली। एक तो उसने बता दिया कि दिस इज दी प्राइम। वो बीच में अपने आप से काइंड ऑफ आप कह सकते हो अपने आप से बात कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ही एक एक अम, बात पेश करके उसी को रिफ्यूट कर देता है। पहले वो बात करता है कि ये जो प्राइम मूवर है ना, ये उसने कह दिया खुदा है, बट उसके बाद वो पूछता है कि क्या हो सकता है कि ये यूनिटी जो है, ये यूनिटी ना हो, ये प्लुरैलिटी हो, एक खुदा ना हो, ज़्यादा खुदा हो। तो आई थिंक सो यूडेक्सस था उस फिलोसोफर का नाम या मैथमेटिशियन का नाम, जिसने ये कहा था एंशिएंट ग्रीक टाइम्स में कि 47 सितारे हैं। और 47 सितारे क्योंकि हैं आसमान में, एरिस्टोटल उसी चीज़ को बोरो करता है यूडोक्सिस की मैथमेटिक्स को, और वो कहता है 47 सितारे हैं और हर सितारे को एक खुदा देख रहा है। हर एक खुदा हर एक प्लेनेट की प्लानिटरी मोशन को सुपरवाइज कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो कहता है अगर इस तरह है तो फिर 47 खुदा हैं। वो इस बात को कंटिन्यू करता है, अपने आप से एक सेल्फ डायलॉग करता है। एंड पे वो इस कंक्लूजन पे आते हैं नहीं, ये ज़्यादा खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि जो गॉड है इट इज़ द अल्टीमेट कॉज। और वो क्योंकि एक यूनिटी है, तो उसने पहले कहा था एक यूनिटी इंडिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर तो खुदा इंडिविजिबल है तो वो बाय कॉन्सेप्ट इंडिविजिबल है, इट कैन नॉट बी अ प्लुरैलिटी बाय डेफिनेशन। तो इस चैप्टर लामडा के एंड पे, बुक 12 के एंड पे, वो कंक्लूजन ये निकालता है कि एक खुदा है जो कि एक्चुअल है, पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करता है, इमटेरियल है और सुप्रीमली पावरफुल है, एंड इट इज़ इन एन एक्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटली इन्फिनिटली थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ। यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। Numan, do you have to add on to anything? No, Abdullah, you explained everything very well. No, it's all good, Abdullah. अच्छा, तो should we move on to the last two books या फिर what do you say? What do you think, Abdullah? Because this podcast is already 47 minutes long. If you want, we can continue. We still have two books remaining, 13 and 14. What do you think? या आई एम ओके विद दैट। अगर कहते हो इसी में निपटा लेते हैं, या अलग से भी बन सकती है। Yeah, sure. We sure think so. We can do this in this one podcast. Yes. No इजी, worries. चलो। शुड आई कंटिन्यू देन? Yes, yes. No worries. No worries. अच्छा, चलो। अच्छा, आई वाज चेकिंग अ मैसेज, सॉरी। बुक 13 जिसका नाम है मूव, MU, बुक 13 बुक मूव, उसमें वो सवाल पूछ रहा है कि ये जो वो पूछ रहा है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट imperceptible substances other than God, thus repeating much of what he has already said before। वो ये सवाल पूछ रहा है कि imperceptible substances खुदा के अलावा और भी हो सकती हैं या नहीं है। पाइथागोरियंस पॉजिट करते कि थे कि जो मैथमेटिकल एंटिटीज़ है ना, वो हैं सब्सटेंसेस, और प्लेटोनिस्ट कहते हैं कि जो फॉर्म्स हैं वो सब्सटेंस हैं, जिस तरह प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, देयर इज द फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, फॉर्म ऑफ जस्टिस, फॉर्म ऑफ ट्रुथ, ऑल ऑफ दैट। तो एरिस्टोटल ये कहता है चैप्टर 2 में बुक 13 के कि ये जो मैथमेटिकल एंटिटीज़ है ना, जिस तरह सर्फेसेस, लाइंस, पॉइंट्स, दे आर नॉट सब्सटेंसेस इवन दो इन वन वे दे आर मोर फंडामेंटल देन बॉडीज। ये जो एंटिटीज़ है ना, दे आर मोर फंडामेंटल इन द सेंस के एक 3 डायमेंशनल बॉडी हम रिड्यूस कर सकते हैं टू इट्स ज्योमेट्रिक surfaces and to these lines, to these points। क्योंकि ये जो यूनिटी है, फॉर एग्जांपल जो सब्सटेंस यूनिटी है, वो यूनिटी किस चीज़ का है? इट इज़ डिविजिबल इनटू सरफेसेस, इनटू पॉइंट्स, इनटू लाइंस, जो कि प्लेटोनिस्ट और पाइथागोरियंस कह रहे थे मैथमेटिकल एंटिटीज़ है। लेकिन हाउएवर ये जो ज्योमेट्रिक एंटिटीज़ हैं, दे आर ओनली प्रायर टू एक्चुअल बॉडीज इन एनालिसिस रादर देन इन रियलिटी। अगर आप अगर आप इस बॉडी या सब्सटेंस को एनालाइज करो इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोलेटेड एंटिटीज जैसे लाइन, सरफेसेस, पॉइंट्स, ये एंटिटीज
उस बॉडी से अपार्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उससे सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक जो लाइन है या सरफेस है, पॉइंट एट कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम द बॉडी ऑन विच इट अपीयर्स। इसको आप एनालिसिस या थ्योरी के अंदर इसको पढ़ना चाहो, देखना चाहो, तो आपको लेगा या दे कैन, बट इन रियलिटी दैट्स नॉट द केस। दैट्स व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग हियर। चैप्टर 3 में एरिस्टोटल कहता है कि इट इज़ नेचुरल एंड इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल फॉर अ साइंस सच एज मैथमेटिक्स के वो एब्स्ट्रैक्ट करे या फिर एक्सट्रैक्ट करे दोज थिंग्स दैट दिस फीचर्स कंसर्न। फॉर एग्जांपल जो जियोमीटर है वो ये नहीं सोचेगा अच्छा एक चीज़ का टेस्ट है, कलर है, या फिर वो ज़्यादा फंडामेंटल है या उसकी शेप ज़्यादा कम फंडामेंटल है। ये जो एब्स्ट्रैक्टिंग है इट मेक्स द साइंस मोर फोकस्ड एंड डिटेल। In fact, it is a necessary remit of any science. Still, ये एक mistake होगी to think that the shape could exist without the associated matter and its features such as taste. उसी तरह, there could be a science जो कि examine कर सकती है the female or male of species, but we do not have male or female separable from animals. To say that the male or the female exists separately from the organism would be to mistake an abstraction for a abstraction or an extraction from for a concrete thing. अब यही मिस्टेक थी जो पाइथागोरियंस और प्लेटोनिस्ट ने की थी, टू टेक सच एब्स्ट्रैक्शंस टू बी सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट अलोन सेपरेटली। इसको आज हम कहते हैं फैलेसी ऑफ रीइफिकेशन। चैप्टर 4 में बुक 13 की एरिस्टोटल दोबारा से प्लेटोनिक फॉर्म्स को अटैक करता है और बेसिकली वो आप इसको कह सकते हो वो अपना थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे काइंड ऑफ पेश करता है जो उसने इस किताब में पहले भी पेश किया हुआ है। ही reiterates his attack on Plato's theory of forms. Now Aristotle एक और जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पेश करता है अगेंस्ट द प्लेटोनिक फॉर्म्स, वो कहता है कि जो फॉर्म्स हैं दे डू नॉट मेक पर्टिकुलर थिंग्स मूव और चेंज, दे आर important in this respect and therefore the forms cannot explain movement or change, क्योंकि they cannot be the object of desire or thought like the prime mover, अगर आप उसको कॉन्ट्रास्ट करोगे विद एरिस्टोटल्स ओन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे दिस चैप्टर गोज एट लेंथ टुवर्ड्स दिस एंड क्रिटिकिंग प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, लेकिन अल्टीमेटली एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म यही है कि जो फॉर्म और मैटर इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। उसके लिए एरिस्टोटल के लिए सब्सटेंस जो है इट इज़ द फ्यूजन ऑफ फॉर्म एंड मैटर, क्योंकि लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड सब्सटेंस एक कॉम्पोजिट एंटिटी है ऑफ बोथ फॉर्म एंड मैटर, और एक्सेप्ट द सब्सटेंस दैट इज गॉड जो कि अनमूव्ड सब्सटेंस के अंदर थर्ड कैटेगरी में आती है। देयर आर सब्सटेंशियल फॉर्म्स बट नॉट प्लेटोनिक फॉर्म्स। अब रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं इस बुक 13 के अंदर वो बात करेंगे दोबारा ऑन क्रिटिकिंग प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिनमें हमने पिछले एक चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में हम गए हुए हैं। अब जो फाइनल बुक है इस मेटाफिजिक्स के अंदर, चैप्टर 9 इसका नाम है आई थिंक, या बुक 9, ये एक रिहैश्ड लास्ट अटैक है ऑन प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर ऑन द पाइथागोरियंस आइडियाज। अब ये जो एंटिटीज है ना, ये प्लेटो और उसके अधेरेंट्स और प्लेटोनिस्ट्स के लिए फॉर्म्स कहलाते हैं, एंड पाइथागोरियंस की जो आइडियाज थे वो मैथमेटिकल एंटिटीज वाले आइडियाज थे, लाइक आई जस्ट सेड। एरिस्टोटल यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है क्वेश्चंस कंसर्निंग द नेचर ऑफ नंबर्स एंड अदर मैथमेटिकल एंटिटीज सच एज पॉइंट्स। वो दो सवाल पूछता है कि डू नंबर्स और पॉइंट्स एग्जिस्ट एज सेपरेट थिंग्स फ्रॉम दैट विच दे लिमिट और काउंट, और डू नंबर्स हैव अ कॉजल इन्फ्लुएंस ऑन अदर थिंग्स। एरिस्टोटल इन चीज़ों को दोनों का आंसर नो देता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, नंबर्स और पॉइंट्स डू नॉट एग्जिस्ट एज सेपरेट थिंग्स एंड नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉजल इन्फ्लुएंस ऑन अदर थिंग्स। पाइथागोरियंस की क्रिटिसिज्म वो इस तरह पेश करता है, वो इसको इलिस्ट्रेट इस तरह करता है, वो कहता है कि जो पहला सवाल है इट इज़, आप एक लाइन की मिसाल ले लो, लाइन ऑफ अ वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये जो वॉक है, ये जो डिस्टेंस एट एग्जिस्ट्स एंड द बाउंड्रीज द पॉइंट्स दे आर पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वॉक और दैट डिस्टेंस। अब अगर ये आप ये क्लेम करोगे जो ए और बी हैं पॉइंट्स, दे हैव एन एग्जिस्टेंस एज पॉइंट्स सेपरेट फ्रॉम दैट वॉक, दैट इज absurd, क्योंकि उस वो वॉक की एग्जिस्टेंस के ऊपर एक फंडामेंटल लेयर आपने ऐड कर दी विच इज these points कैन नॉट एग्जिस्ट इफ द वॉक इटसेल्फ डिड नॉट एग्जिस्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग वेदर नंबर्स हैव अ कॉजल इन्फ्लुएंस ऑन थिंग्स, एरिस्टोटल इसको सवाल को इलॉजिकल समझता है। वो कहता है कि जो पाइथागोरियंस थे वो क्लेम करते थे
कि physical bodies are derived from numbers. लेकिन to think that things having weight and lightness could come from things that don't have weight or lightness is nonsensical. क्योंकि ये उसके मटेरियल कॉज वाली ही आइडिया से बड़ा इख्तलाफ करता है ये सवाल भी बेसिकली। चैप्टर 5 में एरिस्टोटल मैथमेटिकल सॉलिड्स क्वांटिटीज मानने से इख्तलाफ करता है, और चैप्टर 6 में वो कॉजेशन के टॉपिक पे वापस आता है। यहाँ पे इस चैप्टर 6 में ऑफ बुक 14 और फिजिक्स जो इसकी पिछली किताब थी, किताब मेटाफिजिक्स, पिछली इसी किताब थी फिजिक्स, उसमें भी एरिस्टोटल goes deeper into what causation actually is. यहाँ पे four kinds of causation and like we went through material, efficient, formal, final cause. अब जो Pythagoreans थे, they considered numbers as forms to be causes. इसको उसने बुक 4 या 5 में रिब्यूट किया था कि they cannot be the fundamental movers या फिर changers of reality or substances, क्योंकि if numbers are forms they cannot bring about change on their own. Obviously they might be universals, आप उस चीज़ को मान सकते हो, but they cannot bring about movement or change themselves. They are not final in that they are not a purpose or end to which things thrive as they do to the prime mover. Therefore numbers are not causes. अब वो एरिस्टोटल इस किताब के एंड पे, मेटाफिजिक्स के एंड पे, एक आप कह सकते हो इट एंड्स विद अ वेरी नेगेटिव नोट, क्योंकि इसमें वो पाइथागोरियनिज्म और प्लेटोनिक थ्योरी को ही बार बार ना रिफ्यूट करी जा रहा है। ही इज क्रिटिसाइजिंग दोज एक्सटेंसिवली बिकॉज ही इज वेरी अपोज टू वेयर द ग्रीक फिलोसफी इज हेडिंग बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस। तो एरिस्टोटल की जो मेटाफिजिक्स की किताब है, इट बेसिकली समराइजेज इटसेल्फ इन बुक 12 लामडा, जो अभी मैंने 2 बुक्स पहले रिव्यू की थी, जिसमें वो अपना आइडिया ऑफ गॉड वो सारा कंपाइल कर देता है। बाकी जो 2 बुक्स हैं, बुक मू एंड बुक नू, विच आई जस्ट समराइज्ड, इसमें क्रिटिसिजम्स ही हैं पाइथागोरियनिज्म की और प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की। So surprisingly, we covered 5 books in under an hour. I thought it would take much longer. Lekin this is essentially the end of metaphysics. If You I refer. would just make it easy for you, अगर आपको रीडर्स को नहीं पढ़ना ना बुक 13 और 14, तो दैट्स ओके, क्योंकि बुक 12 में समराइज वो कर देता है। 13 14 फुट नोट्स हैं, आप कह सकते हो। तो any comments, Numan? We just finished metaphysics after like so long. I think so. The best part that I consider was book 12, basically, Same. and in which he basically talks about the most absurd thing was that God is thinking itself to retain its supremacy. कि गॉड जो है वो किसी वर्स थॉट में तो इंगेज कर नहीं सकता बिकॉज ही इज द सुप्रीम बीइंग, और वो जो थॉट वो अपनी सुप्रीम बीइंग से ज़्यादा कोई सुप्रीम थॉट सोच नहीं सकता, तो वो अपने ही बारे में सोचता रहता है अबाउट, you can say he's involved in thinking, or he's involved in contemplation, and he's reflecting upon him itself to maintain its supremacy. So yes, this was an absurd idea for me. Aristotle, yes, but Hmm. book 12 was very good. I think so. Book 12 was the most unique book and most deep book, a deep book in this whole metaphysics. What do you think, Abdullah? या अगर आप इसको इसका प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ेगा ना कोई रीडर ऑडियंस में से, तो इट वुड बी इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने इसको समराइज किया ना वे कि इसका जो एसेंस है, जो वो कहना चाह रहा है, वो लॉस्ट मत हो। लेकिन बुक 12 स्पेशली इट इज काइंड ऑफ अ स्टैंड अलोन चैप्टर, अगर आपको टर्म्स वगैरह पता हो जो वो यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप बुक 12 को टेक्स्ट में पढ़ोगे बुक फॉर्म में, दैट इज फिनोमिनल वर्क, क्योंकि जो आइडिया है of God being thought thinking about itself, it is a very unique idea. Absurd as it may seem to some people, even false, and it is a new idea which emerged in Greek thought. Yes. Hmm. So yeah, we just finished metaphysics. Before this, we discussed the Nicomachean ethics. Our a few following episodes would be on history, क्योंकि हमने philosophy like पिछले काफ़ी महीने से हमने की, 1-2 एपिसोड हम हिस्ट्री बनाएंगे, then we'll move on to either Aristotle या Descartes. Yes, because if I remember, we have been on philosophy since our podcast number since our podcast number 20
Sorry, I'm just seeing something else. पूरे साल के आउट ऑफ शुरू से ओवर हम 40 फिलॉसफी कर रहे हैं। 48 पॉडकास्ट हमारी हाल में 38 या 39 पॉडकास्ट जो थी हमारी, they were on philosophy. हम्म। But या Abdullah, thank you very much. आज इसको हम पॉडकास्ट ही ख़त्म करते हैं, and hopefully we will start our next podcast with something new about history. या Not something new, but or something new regarding our podcast कि हम हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. या Till then, take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।